आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आरटीसी मुलाजमीन का बस रोको एहतजाज, सैकड़ों गिरफ्तार। जेसी कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी ने शुरू की भूख हड़ताल। टीआरएस एमएलसी राजेश्वर रेड्डी फार्मर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन नामजद। ज़राअत पर अगले 3-4 दिन में मुनक्किद होगा आला सतही इजलास। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आगे की कार्रवाई तय करने इतवार को होगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास। मुल्क की बिगड़ती मईशत पर बीजेपी हुकूमत के खिलाफ 30 नवंबर को कांग्रेस निकालेगी भारत बचाओ रैली। और हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को पहले क्रिकेट टेस्ट के तीसरे ही दिन इनिंग्स और 130 रनों से शिकस्त देकर 2 मैचों की सीरीज में 0-1 की बढ़तरी हासिल कर ली। आरटीसी मुलाजिमीन की ज्वाइंट एक्शन कमेटी की अपील पर आज रियासत भर में बस रोको एहतजाजी प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया गया। इस दौरान जेसी के अलावा कई हड़ताली मुलाजिमीन को पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर बसों की आमद और रफ्त में रुकावट हायल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान जेसी के कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी को पुलिस ने हैदराबाद के बीएन रेड्डी नगर में उनके घर पर नज़रबंद कर दिया, जहां उन्होंने घर पर ही भूख हड़ताल शुरू कर दी। जबकि आरटीसी के को कन्वीनर राजी रेड्डी को भूख हड़ताल के लिए इंदिरा पार्क पहुंचने की कोशिश के दौरान पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उन्हें पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। जेसी ने आज बस रोको एहतजाज के अलावा इंदिरा पार्क पर एक रोज़ा भूख हड़ताल प्रोग्राम का ऐलान किया था। भूख हड़ताल में जेसी के 4 कायदीन बशमूल अश्वत्थामा रेड्डी और राजी रेड्डी हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन पुलिस ने जुमे की रात से ही जेसी कायदीन के मकानात के पास भारी जमीयत को तैनात कर दिया और उन्हें मकान से बाहर निकलने नहीं दिया गया। पुलिस की जानिब से बाहर निकलने की इजाज़त ना देने पर अश्वत्थामा रेड्डी मकान पर ही भूख हड़ताल शुरू कर दी। इससे कबल उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत आरटीसी को 3000 करोड़ रुपए बाकी है। 565 करोड़ रुपए के कोऑपरेटिव रकम और 723 करोड़ रुपए की पीएफ रकम को हुकूमत ने अपने ज़ाती कामों के लिए इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि इतनी रकम आरटीसी को बाकी रहने के बावजूद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव हुकूमत आरटीसी को कोई रकम बाकी नहीं है ऐसा कह रहे हैं। अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि अहम मुतालबे को छोड़कर बाकी मुतालबात पर बातचीत के लिए तैयार रहने का ऐलान करने के बावजूद हुकूमत की जानिब से अब तक बातचीत की दावत नहीं दी गई। इसी दौरान हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बताया कि जेसी को बस रोको एहतजाजी प्रोग्राम की इजाज़त नहीं दी गई। शहर में बस भवन के अलावा मुख्तलिफ डिपोज़ के पास 500 मीटर तक सेक्शन 144 नाफिज किया गया। ఈరోజు జేఏసీ పిలుపు మేరకు దీక్షలుండే నాతో పాటు మరి ముగ్గురు దీక్ష కూర్చోవాలి, నిరోధక దీక్షని నిరోధక నిరాహార దీక్ష కూర్చోవాలని నిర్ణయించినాం. మరి పోలీసు వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇవ్వకుండా రాత్రి చిక్కడపల్లి వాళ్ళు మాట్లాడి మా యూనియన్ ఆఫీస్లో కూర్చోవాలి, మాకు పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు, ఎంప్లాయీస్లో కూర్చోవడానికి మేము వేదిక కూడా సిద్ధం చేసుకున్న తరుణం లోపల మరి రాత్రి 1 గంటల నుంచి పోలీసులు వచ్చి మా ఇంటి పైన అటాక్ చేయడం, డోర్లు కొట్టడం, పక్కనున్న వాళ్ళందరూ లేచేసాక అపార్ట్మెంట్లో ఉన్న వ్యక్తులందరూ లేచేసిన తర్వాత 4 గంటల ప్రాంతంలో వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. బహుశా బయటనే తిరుగుతున్న పోలీసులు. మరి ప్రజాస్వామ్య రాష్ట్రంలో, ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ఈ అక్రమ అరెస్టులను ఖండిస్తున్నాం. 42 రోజుల్లో పోరాడుతున్న కార్మికులను హైకోర్టు సూచించిన చర్చలకు పిలవకుండా అరెస్టులతో దమనకాండ చేయడం, అది మరి ప్రజాస్వామ్యానికి సిగ్గుచేటు. అందరూ ఆలోచించే అవసరం ఉంది. మరి ఏం కోరి తెలంగాణ తెచ్చుకున్నామో, మన ఇలాంటి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ దమనకాండ నిర్బంధాలు గతంలో ఎన్నో జరిగినాయి కావు. గతంలో ఆంధ్ర పాలకులు ఎన్నోసార్లు విమర్శిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి గారు, ఉద్యమ నాయకులు మరి ఉద్యమం చేస్తున్నప్పుడు చర్చలకు ఆహ్వానించాలి. హైకోర్టు సూచనలు చర్చలకు ఆహ్వానించకుండా, విలీనం డిమాండ్ కూడా వాయిదా వేసుకున్న తర్వాత చర్చలకు ఆహ్వానించకుండా మరి అరెస్టుల పర్వం చేస్తూ కార్మికులను భయభ్రాంతులకు గురి చేసే విధంగా నేను కరీంనగర్ లాంటి ప్రాంతాల్లో కూడా చాలా అరెస్ట్ చేశారు. కాగితానికి సంబంధించి కూడా అరెస్టులు చేయడం జరిగింది. ఈ అరెస్టులు మేము ఖండిస్తున్నాం. ఖచ్చితంగా అరెస్ట్ చేసిన అందరినీ బేషరతుగా రిలీజ్ చేయాలి. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో దీక్ష కొనసాగుతుంది. रियासती हाईकोर्ट ने पीर यानी 18 नवंबर को आरटीसी हड़ताल पर होने वाली समाअत के पेश नज़र आज तेलंगाना आरटीसी की जानिब से
अदालत में इजाफी हलफनामा दाखिल किया गया। कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील शर्मा की जानिब से दाखिल करदा इजाफी हलफनामे में कॉरपोरेशन ने कहा कि फिलवक्त आरटीसी मुकम्मल तौर पर नुकसानात में घिर गई है। आरटीसी की माली हालत इंतहाई अबतर हो गई है। हड़ताल की वजह से अब तक कॉरपोरेशन को 44% का नुकसान हुआ है। मुलाजिमीन के 44 मुतालबात को हल करने के वो मौक़िफ़ में नहीं है, इसलिए आरटीसी हड़ताली मुलाजिमीन से बातचीत के मौक़िफ़ में भी नहीं है। हलफनामों में कहा गया कि यूनियन के कायदीन ने अगरचे के कॉरपोरेशन को हुकूमत में ज़म कर देने से मुतालिक अपने अहम फैसले को आर्जी तौर पर इल्तवा में रख दिया, लेकिन यूनियन के कायदीन किसी भी वक्त दोबारा इस मुतालबे को पेश करते हुए हुकूमत को परेशान कर सकते हैं। यूनियन के चंद कायदीन अपने ज़ाती मफादात के पेश नज़र आरटीसी को नुकसानात की तरफ ले जा रहे हैं। हड़ताली मुलाजिमीन के मफादात के लिए नहीं बल्कि यूनियन के कायदीन अपनी बका के लिए मुनाकिद कर रहे हैं, इसलिए हड़ताल को हुकूमत ने गैर कानूनी करार दिया। मैनेजिंग डायरेक्टर आरटीसी ने कहा कि यूनियन के कायदीन अपोजिशन के कायदीन के साथ साजबाज करते हुए हुकूमत के खिलाफ साजिश रचा रहे हैं। कहा कि अवामी खिदमत फराहम करने वाला इदारा अगर हड़ताल पर जाने की नोटिस देता है तो गैर कानूनी तस्वुर की जाती है। सनतों के तनाज़ात से मुतालिक कानून के मुताबिक आरटीसी की हड़ताल मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। हड़ताल को गैर कानूनी करार देने की ज़रूरत नहीं है, हड़ताल का आगाज़ ही गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि मुतालबात की यकसोई के लिए महकमे लेबर ने सालिसी रोल अदा किया था, लेकिन यूनियन के कायदीन ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा नहीं किया। आरटीसी इंतज़ामिया को ब्लैकमेल करने के लिए दशहरा और इम्तहानात के वक्त हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया गया। हलफनामे में कहा गया कि हड़ताल करना वर्कर का हक है, लेकिन यह हड़ताल कानून के दायरे में ही होनी चाहिए। कॉरपोरेशन ने अदालत से दरख्वास्त की कि वो इस तरह की गैर कानूनी हड़ताल की हौसला अफजाई ना करें। 40 दिन से जारी इस हड़ताल की वजह से आरटीसी शदीद माली नुकसान का शिकार हुआ है। मौजूदा हालात में अगर हड़ताली मुलाजिमीन रज़ाकाराना तौर पर ड्यूटी पर रुजू बकार होने आगे आते हैं तो ऐसी सूरत में भी उन्हें मुलाजिमत में बरकरार रखने में आरटीसी इंतज़ामिया को शदीद दुश्वारियाँ पेश आएंगी। मैनेजिंग डायरेक्टर आरटीसी ने हाईकोर्ट से ख्वाहिश की कि वो रियासत के अवाम के वसीतर मफादात को मलहूज़ रखते हुए जल्द अज जल्द इस सिलसिले में मुनासिब अहकामात जारी करें। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर चंद्रशेखर राव ने रुकने काउंसिल और जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना राष्ट्र समिति पीर राजेश्वर रेड्डी को बहैसियत सदर नशीन तेलंगाना स्टेट फार्मर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी मुकर्रर करने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर ने हफ्ते को इस ताल्लुक से अहकाम जारी कर दिए हैं। चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस के प्रेस नोट के मुताबिक चंद्रशेखर राव ने कहा कि जून के अख्तिताम पर दही सतह से रियासती सतह तक नामजदगियों को मुकम्मल करने के तमाम इक़दाम किए जाएंगे। इसी तरह कमेटियाँ प्लेटफॉर्म्स क्लस्टर्स तामीर करेंगे ताकि बीजों फर्टिलाइज़र्स के इस्तेमाल में तजावीज़ पेश की जा सके। चीफ मिनिस्टर ने कमेटियों के इस्तेहकाम, प्लेटफॉर्म्स की तामीर और ज़िरा से मुतालिक दूसरे वसाइल पर अंदरून 3-4 दिन एक आला सतही इजलास तलब करने का फ़ैसला किया है। तेलंगाना स्टेट फार्मर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी चंद्रशेखर राव के जहन की इख्तिरा है। ये कमेटी गैर मुनाफा बख्श तंजीम होगी जिसके देहात, मंडल, ज़िला और रियासती सतह पर यूनिट्स कायम किए जाएंगे। इन कमेटियों में पसमानदा तबकात और ख़वातीन को कम से कम 51% नुमाइंदगी दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने रियासत भर में तकरीबन 2630 प्लेटफॉर्म्स की तामीर का मशवरा दिया है ताकि कमेटियां अपने इजलास मुनक्किद करने के अलावा इन प्लेटफॉर्म्स का दूसरे मुतालिका कामों के लिए इस्तेमाल कर सके। अयोध्या में बाबरी मस्जिद, राम मंदिर मुतनाज़ अराज़ी मिल्कियत मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आगे की हिकमत अमली तय करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दारुल उलूम नदवतुल उलमा में सुबह 11 बजे से मुनक्किद होगी। ज़राए के मुताबिक मीटिंग में इस बात पर गौर व खौस होगा आया अयोध्या कब्जे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाए कि नहीं। साथ ही मुसलमानों को नई मस्जिद की तामीर के लिए सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर 5 एकड़ ज़मीन लेनी चाहिए कि नहीं। मीटिंग में बोर्ड के तमाम 51 एग्जीक्यूटिव मेंबरान के शरीक होने के कवी इम्कानात हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
मीटिंग की सदारत बोर्ड के सदर मौलाना राबे हसन नदवी करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन और ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर जफर याब जिलानी ने फैसले के दिन ही कहा था कि वो फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन फैसले से मुतमईन नहीं है। हम इस ज़मन में रिव्यू पिटिशन दाखिल करने के लिए कानूनी माहिरीन से सलाह व मशवरे के बाद आगे की हिकमत अमली तय करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग के पेश नज़र जमीयतुल उलमा हिंद, जो कि अयोध्या क़ज़िये में एक फ़रीक है, जुमे को दिल्ली में हुई अपने मजलिस आमिला की मीटिंग में कहा था कि उनके लिए बाबरी मस्जिद के लिए कोई भी मुतबादिल ज़मीन काबिल कबूल नहीं है। जमीयतुल उलमा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटिशन दाखिल करने की भी तजवीज़ दी है। एक दीगर फ़रीक यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो इस सिलसिले में कोई भी जायज़ा अर्जी अदालत उज़्मा में दाखिल नहीं करेगा। ताहम बोर्ड मेंबरान की 26 नवंबर को लखनऊ में मीटिंग है, जिसमें इस बात का फैसला होगा कि मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन ली जाए कि नहीं। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि मुल्क की खस्ता हाली, मईशत और किसानों की बदहाली जैसे मसाइल पर मोदी हुकूमत के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुनक़िद एहतजाजी मुजाहरों के बाद अब 30 नवंबर को दिल्ली में भारत बचाओ रैली का इनेकाद करेगी। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल और पार्टी के मीडिया सेल के इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हफ्ते के रोज़ यहाँ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्टी ने मुल्क के तमाम हिस्सों में मोदी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला किया था। अब तक तकरीबन 60% हिस्सों में एहतजाजी मुजाहरे किए जा चुके हैं। Already decided to name it as Bharat Bachao Rally because the people are suffering very much. Now we are discussed about the latest leakage of NSSO reports also regarding the consumption of food items and consumption of oils, everything. It is very much shocking. Actually, the government, there is a perception among the country that this government is leading to a starvation-like situation due to these bad policies of the government. Therefore, the entire country is now agitating. That is why our agitation has been successful all over the country. Therefore, the people's sentiments are with us now. We are seeing. Definitely, we will follow it up in future. We will continue the agitation in a greater manner, and definitely Parliament is also coming on 18th onwards. This people-friendly issue should be discussed in the Parliament. Our people, our Member of Parliaments will raise this most relevant issues of people-friendly in the Parliament. नमस्कार दोस्तों, जैसा आदरणीय प्रभारी महासचिव श्री के.सी. वेणुगोपाल जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने भारत को बर्बाद कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने भारत को मंदी और तालाबंदी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने भारत को भूखमरी की तरफ धकेल दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने भारत को बेरोजगारी के कुएं में धकेल दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने भारत की संप्रभुता, आर्थिक सबलता पर आक्रमण और हमला कर दिया है। और इसीलिए पूरे देश के हर जिले में श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हुआ है, तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज आर.सी. कुंतिया ने तेलंगाना के कायदीन और कारकुनों से ख्वाहिश की है कि वो दिल्ली में 30 नवंबर को कांग्रेस की भारत बचाओ रैली में शिरकत करते हुए उसे कामयाब बनाएं। दिल्ली में उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों पर मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 5 साल से मोदी हुकूमत मुल्क की मईशत को पस्ती की तरफ ढकेल रही है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी, GST, बेरोज़गारी, मईशत की कमज़ोरी से मुल्क को काफ़ी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत की अवाम और माशी पॉलिसियों के खिलाफ 25 नवंबर को तमाम रियासतों और अजला में भारत बचाओ एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे, जबकि 30 नवंबर को दिल्ली में भारत बचाओ रैली निकाली जाएगी। कुंतिया ने कहा कि इस रैली में तेलंगाना के हर असेंबली हलके से कांग्रेस के 10 कारकुनों की शिरकत को यकीनी बनाने की
पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी को हिदायत दी गई है। कुंतिया ने कहा कि तमाम रियासतों के पीसीसी सुदूर को इसी तरह की हिदायत जारी की गई है। अब बात क्रिकेट की। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को पहले क्रिकेट टेस्ट के तीसरे ही दिन इनिंग्स और 130 रनों से शिकस्त देकर 2 मैचों की सीरीज में 0-1 की बढ़तरी हासिल कर ली। हिंदुस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स तीसरे दिन खेल के आगाज से कबल कल के 6 विकेट पर 493 रन पर डिक्लेयर कर दी। बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स के मुकाबले दूसरी इनिंग्स में कुछ बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन पूरी टीम दिन के आखिरी सेशन में 69.2 ओवर्स में 213 रन पर सिमट गई। हिंदुस्तान ने इस तरह यह मुकाबला इनिंग्स और 130 रनों से जीत लिया। हिंदुस्तान की जीत में उसके गेंदबाजों का अहम ताउन रहा। शमी ने 31 रन पर 4 विकेट लेकर मैच में 7 विकेट मुकम्मल किए। अश्विन ने 42 रन पर 3 विकेट लेकर मैच में 5 विकेट हासिल किए। उमेश यादव ने 51 रन पर 2 विकेट लेकर मैच में 4 विकेट हासिल किए, जबकि ईशांत शर्मा को 31 रन पर 1 विकेट मिला। बांग्लादेश की दूसरी इनिंग्स में मुशफ़िक़ुर रहीम ने एकतरफा जद्दोजहद करते हुए 150 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से 64 रन बनाए, जबकि लिटन दास ने 35 और मेहदी हसन ने 38 रन बनाए। मेहमान टीम ने अपने पहले 5 विकेट 72 रन पर गंवाने के बाद घुटने टेक दिए और तीसरे ही दिन उसका बोरिया बिस्तर बंद गया। कारगुजार सदर तेलंगाना राष्ट्र समिति और वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने एक ट्विटर पैगाम पर कार्रवाई करते हुए आज वरंगल पुलिस को फौरी उस शिकायत पर कार्रवाई करने की हिदायत दी, जिसमें इल्ज़ाम आयद किया गया था कि एक शख्स को चंद गैर समाजी अनासिर फौजदारी केस से दस्तबरदारी के लिए मजबूर कर रहे हैं। डी अमरनाथ रेड्डी नामी शख्स ने ट्विटर का इस्तेमाल करते हुए टीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव को मुतवज्जो किया कि 30 गैर समाजी अनासिर पर मुश्तमिल गैंग ने उनके वालिद पर उस वक्त हमला किया जब उन्होंने खुद अपनी अराजी पर गैर कानूनी कब्जे के बाद उस गैंग से सवाल किया था। अमरनाथ रेड्डी ने बताया कि इस गैंग के अरकान तारक रामाराव के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं और पुलिस केस से दस्तबरदारी के लिए उन्हें धमकाया जा रहा है। वजीर केटीआर ने इस ट्वीट पर फौरी कार्रवाई करते हुए वरंगल अर्बन के कमिश्नर वी रविंदर को एक ट्वीट टैग किया और कहा कि वह हक़ाइक़ से वाक़फियत हासिल करते हुए फौरी कार्रवाई करें। उन्होंने इस मामले से वाकिफ़ करवाने के लिए अमरनाथ रेड्डी का शुक्रिया भी अदा किया। अमरनाथ रेड्डी ने मीडिया के मकामी नुमाइंदों को बताया कि तकरीबन 30 अफराद पर मुश्तमिल गैंग में शामिल 2 अफराद ने उनके वालिद विजेंद्र रेड्डी को उस वक्त शदीद ज़दोकोब किया जब उन्होंने हैदराबाद भोपाल पट्टनम रोड पर वाक़ कौमी शाहराह के करीब उनकी 162 गज़ अराजी पर गैर कानूनी कब्जे पर एतराफ़ किया। अमरनाथ रेड्डी ने बताया कि उनके वालिद को दवाखाने में शरीक करवा दिया गया है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि रियल स्टेट बिजनेस से वाबस्ता अफराद ने उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया और उस ज़मीन के दरमियान सड़क निकाली गई। उन्होंने बताया कि हमले के बाद शिकायत दर्ज करवाने के बाद पुलिस उनसे रुजू हुई, लेकिन चंद अफराद मामले की यकसुई और शिकायत से दस्तबरदारी के लिए उन्हें धमकियाँ दे रहे हैं। इस दौरान कमिश्नर पुलिस डी रविंदर ने बताया कि वो इस केस की तफसीलात हासिल कर रहे हैं। एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज करीमनगर के मानिया डैम में 100% सब्सिडी पर मछलियों के बच्चों को छोड़ा और एक अलहदा तकरीब में सब्सिडी के भैंस और गायों की तकसीम अमल में लाई गई। उनके हमरा वजीर सिविल सप्लाईज व बीसी वेलफेयर गंगुला कमलाकर और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि कालेश्वरम के पानी से LMDM लिबरेज हो गया है। मुल्क के किसी भी रियासत में मछेरों की बहबूद के लिए 100% सब्सिडी पर छोटी मछलियों को तकसीम नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डैम में झींगों की अफजाइश की जाएगी। 1 साल 1 करोड़ लागत के झींगों के बच्चों की तकसीम अमल में लाई गई। श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत भर में 30 छोटे और बड़े ज़खायर आब हैं, उनमें झींगों की अफजाइश का फैसला किया गया है, जबकि हज़ारों की तादाद में पाए जाने वाले तालाबों और कुंटों में इस साल 61 करोड़ मछलियों को छोड़ा गया, जिसकी अफजाइश की जाएगी। उन्होंने बताया कि मुफ्त मछली के बच्चों के अलावा मछेरों को TVS मोपेड गाड़ियाँ, वैन, मछली पकड़ने के जाल 75% सब्सिडी पर तकसीम किए गए हैं। श्रीनिवास यादव ने कहा कि शहर करीमनगर की तरक्की के लिए 30 करोड़ रुपए हुकूमत ने मंजूर किए हैं। उन्होंने करीमनगर में नई फ़िश मार्केट मंजूर करने का तयक़ुन देते हुए ज़िला कलेक्टर से ख्वाहिश की कि वो मार्केट के लिए दरकार 1 एकड़ अराजी मख्तस करें।
మిషన్ కాకతీయ మీరు చూసాను. ఒక ఆడపిల్ల పెళ్లి కొంటే ₹1,00,000 ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం ఈ దేశంలో ఎక్కడ లేదు. కళ్యాణ లక్ష్మి కావచ్చు, షాదీ ముబారక్ కావచ్చు, అదేవిధంగా కేసీఆర్ కిట్. ఈరోజు గర్భిణీ స్త్రీలు అంటే మీకు సీజరింగ్ విపరీతంగా మరి అక్కడ డాక్టర్స్ కానివ్వండి రకరకాల సమస్యలు ప్రైవేట్ రంగాల్లో. బట్ ఈరోజు ఈ యొక్క కార్యక్రమం రావడం వల్ల ప్రజలు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు, వారి యొక్క పేరెంట్స్ కూడా. మీరు చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్ని కార్యక్రమాలు. రెండోది ఇప్పుడు నేను తప్పితే ప్రధాని 2014 ముందు ఈ గజ్వేల్ పట్టణం కానీ పెగ్నాపూర్ కానీ తూపురాన్ కానీ ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో భూమి రేటు ఎంత ఉంటుంది 2014 ముందు, ఇప్పుడు ఎన్నింతలు పెరిగింది. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदारत के दावेदार रुकन असेंबली माफ कीजिएगा टी प्रकाश रेड्डी उर्फ जग्गा रेड्डी ने ऐलान किया है कि अगर उन्हें पार्टी की सदारत की जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो वो किसी भी मुकाबले में हिस्सा नहीं लेंगे और पार्टी के इस्तेहकाम के लिए पूरी रियासत का दौरा करते हुए निचली सतह पर पार्टी कारकुनों की हौसला अफजाई करेंगे ताकि वो गुज़िश्ता दहर की पार्टी बनकर दोबारा उभरे। जग्गा रेड्डी ने कहा कि वो इंतखाबी सियासत से फरारी इख्तियार नहीं कर रहे हैं बल्कि पूरी तवज्जो पार्टी और कैडर के लिए मबजूल करेंगे। 20 नवंबर के बाद जग्गा रेड्डी सदर कांग्रेस सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और दीगर कायदीन से शख्सी मुलाकात करते हुए अपनी दावेदारी पेश करेंगे। जग्गा रेड्डी ने आरटीसी जेएसी की अपील पर संगारेड्डी कौमी शाहरा को बंद करने का ऐलान किया और कहा कि हुकूमत आरटीसी के मसले को अपनी अना और विखार का मसला बनाते हुए न सिर्फ आम आवाम को तकलीफ से दोचार कर रही है बल्कि आरटीसी के 48,000 खानदानों से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने आरटीसी जेएसी कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी की भूख हड़ताल की मुकम्मल तायद करते हुए हुकूमत को मशवरा दिया कि वो फिलफौर मुज़ाकरात के जरिए अश्वत्थामा रेड्डी की सेहत की हिफाजत करें। आप लोग एक सवाल पूछे, अगर आप मैं पीसीसी के लिए हमारे कांग्रेस पार्टी में आने वाले दिनों में हमारे कांग्रेस पार्टी में 10 लोग आज तक तो पीसीसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। मैं 11 आदमी हूँ पीसीसी के लिए पूछ रहा हूँ। सोनिया गांधी को जी और राहुल गांधी जी को भी मैं मेरा बायोडाटा भिजा दी। आज तक मैं कौन सा पार्टी में पैदा हुआ, मेरा जिंदगी का, मेरा माँ बाप का या ऑर्गेनाइजेशन का, सो मैं बायोडाटा में ऑलरेडी मीडिया को दे दिया है। वो लोगों को भी ऑलरेडी रजिस्टर पोस्ट कर दिया। मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पूछे है कि सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ कि भी अगर मेरे को वैसा कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी अगर मेरे को मौका दिए पीसीसी आने वाले इलेक्शनों में हमारे संगारेड्डी की तरफ से मैं नहीं ठहरता हूँ। एमएलए को तो नहीं ठहरता। मैं पार्टी अगर मौका दिए तो मैं पार्टी के लिए पूरा राष्ट्र पूरा फिर के पार्टी बढ़ाने के लिए, पार्टी वर्करों के लिए या पब्लिक के लिए, अच्छा गवर्नमेंट के लिए बनाने में मेरा फुल टाइम देके मैं काम करता हूँ। ये बात है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं मीडिया के सामने बोल दिया कि मैं नहीं ठहरता, मैं फुल टाइम पार्टी को टाइम देता हूँ। वहाँ हमारे कोई वर्कर को ठहरा करके वहाँ भी कांग्रेस पार्टी को जिता लेंगे। जो भी हुआ हमारा ये काम है कि इधर पार्टी बढ़ाने के लिए, पार्टी वर्करों को अच्छा देखने के लिए, पब्लिक के लिए पार्टी को के काम करेंगे। आरटीसी का जो मसला जरा उसके लिए भी गवर्नमेंट नीचे उतरने तक हम जंग लड़ते रहेंगे। कांग्रेस कायद व साबिक रुकन पार्लिमान कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से अपील की कि वो आरटीसी जेएसी के अहम मुतालिबे से दस्तबरदारी के बाद हुकूमत के आरटीसी के लिए बनाई जाने वाली पॉलिसी से या तो अदालत को वाकिफ करवाएं या फिर जेएसी कायदीन को वाकिफ करवाएं। विश्वेश्वर रेड्डी ने हुकूमत से वजाहत तलब की कि वो आरटीसी रूट्स को खानगियाने के लिए क्या मनसूबाबंदी रखते हैं। क्या वो ऐसी रूट्स को प्राइवेटाइज करेंगे जो नुकसान से चल रही हैं या आरटीसी की मुनाफा बख्श रूट्स को प्राइवेटाइज करने का मंसूबा रखते हैं और गैर मुनाफा बख्श रूट्स हवाले करते हुए आरटीसी को मजीद खसारे से दोचार करना चाहते हैं। विश्वेश्वर रेड्डी ने वज़ीर आला से कहा कि 48,000 आरटीसी मुलाजमीन के अरकान ख़ानदान वज़ीर आला के अफराद ख़ानदान की तरह है। उन्हें मुश्किलात से दोचार करते हुए वज़ीर आला किस तरह खुश रह सकते हैं। उन्होंने वज़ीर आला केसीआर से ख्वाहिश की कि वो वजारत सेहत और वजारत
बल्दी नज़्मो नस्क के वो शोबेजात जिनकी लापरवाही के बाद डेंगू और वायरल फीवर जैसे अमराज फैलते हुए रियासत की लाखों अवाम को मुश्किलात में मुब्तला किए हैं, जिसकी असल वजह उन महकमों के ओहदेदारों की लापरवाही है। इन पर सख्ती बरतें ताकि रियासत को डेंगू और दीगर वबाई अमराज से राहत मिल सके। साबिक पीसीसी सदर पुन्नला लक्ष्मैया ने आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से कालेश्वरम प्रोजेक्ट को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा ना देने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करदा हलफनामे पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की खामोशी को मायना खैज करार दिया। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 35,000 करोड़ से तामीर होने वाले प्रोजेक्ट को 1 लाख करोड़ तक पहुंचाते हुए कालेश्वरम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और अब इस प्रोजेक्ट की पड़ोसी रियासत शिद्दत से मुखालिफत कर रही है, लेकिन चीफ मिनिस्टर इस पर कोई लब कुशाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम पर हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन एक बूंद पानी भी दिखाई नहीं दे रहा है। पुन्नला लक्ष्मैया ने गोदावरी के पानी को आंध्र प्रदेश मुंतकिल करने की तजवीज़ की भी मुखालिफत की और कहा कि चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के पानी को रायलसीमा मुंतकिल करने पर शदीद मुखालिफत की थी और अब वो किस तरह यहाँ के पानी को आंध्र प्रदेश मुंतकिल करने की तजवीज़ तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश को पानी मुंतकिल करना तेलंगाना अवाम की दौलत को लूटने के मुतरादिफ होगा। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस चौहान ने कहा कि नौजवान नशेवर अशिया और शराब से दूर रहें। उन्होंने आज नशेवर अशिया से दूरी इख्तियार करने से मुतालिक उन्वान पर शऊर बेदारी प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नशावर अशिया और शराब से ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, इसलिए इससे तुलबा को दूरी इख्तियार करना चाहिए। ड्रग्स और शराब से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन इस आर्जी राहत के लिए इस्तेमाल करने वाले नशावर अशिया जिस्म और दिमाग को कमज़ोर और मफलूज कर देते हैं। ये चीज़ें सिर्फ खुद को नहीं बल्कि दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करती हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि वालिदैन को अपने बच्चों से काफ़ी तवक्कुआत होती है, इन पर पूरा उतरने के लिए वो इन चीज़ों से दूर रहें, वरना उनके इस्तेमाल के बाद वो अपने वालिदैन की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर पाते। उन्होंने कहा कि नशावर अशिया तजुर्बे के तौर पर इस्तेमाल करने पर शुरुआत में जोश महसूस करते हैं, लेकिन बाद में ये तबाही का बाज़ बनते हैं। इस इजलास में तेलंगाना हाईकोर्ट के जज रामचंद्र राव और सिविल कोर्ट के जज के अलावा दीगर मौजूद थे। See the latest films, wear the latest clothes, and it is this that takes us, I would not say into a wrong path, but certainly takes us into a path which I call the slippery slope. It is a path which is riddled with difficulties, not for yourself, but also for others. Many of us tend to blame the life that we are leading. We have certain हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने बताया कि जुड़वां शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में मच्छरों की बहुतात को कम करने के लिए मुफ्त फॉगिंग सर्विसेज शुरू की जाएंगी। उन्होंने बताया कि दोनों शहरों में मच्छरों की बहुतात है, जिसकी वजह से डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैल रही हैं। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि जीएचएमसी मच्छरों के इंसदाद में बुरी तरह नाकाम हो गई है। जा बजा गढ़ों में पानी जमा रहने से भी मच्छरों की अफजाइश हो रही है। इसके खात्मे के लिए ही ये फॉगिंग सर्विसेज शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि ख्वाहिशमंद अफराद फ़ोन नंबर 9100109111 एक बार और दोहरा देते 9100109111 पर फ़ोन करके फॉगिंग सर्विसेज की खिदमत से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। उन्होंने इस सिलसिले में कांग्रेस के वर्कर्स से ख्वाहिश की है कि डेंगू के खिलाफ इस मुहिम में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। रियासती बीजेपी सदर डॉक्टर के लक्ष्मण, हैदराबाद यूनिट के सदर व रुकन कानून साज काउंसिल एम रामचंद्र राव के बशमूल तकरीबन 100 से ज़्यादा बीजेपी कायदीन को पुलिस ने आज अम्बेडकर स्टैचू टैंकबंड के पास हिरासत में ले लिया। बीजेपी कायदीन राफेल खरीदी मामले पर मोदी हुकूमत पर इल्ज़ामात के खिलाफ बतौर एहतजाज राहुल गांधी से गैर मशरूत माफ़ी का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे थे, जिसके बाद ट्रैफिक में खलल पैदा हो रहा था। पुलिस ने बीजेपी कायदीन को हिरासत में लेने के बाद शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में महरूज कर दिया।
వ్యాప్తంగా కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రధానంగా రాహుల్ గాంధీ ఏదైతే భారతీయ జనతా పార్టీ మీద ఆధారాలు లేకుండా ఆరోపణలు చేసి బురద జల్లే కార్యక్రమానికి పూనుకుంటే పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో ఒక స్పష్టమైన చెంపపెట్టు లాంటి తీర్పునిచ్చినప్పటికీ కాంగ్రెస్ నాయకులకు బుద్ధి రాలేదు. ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ అందుకనే రాహుల్ గాంధీ క్షమాపణలు చెప్పాలి, క్షమాపణలు చెప్పే వరకు దేశ ప్రజలు నిన్ను వదిలిపెట్టే ప్రసక్తి లేదు అని హెచ్చరించడానికే ఈ యొక్క నిరసన కార్యక్రమాలు. కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు కనువిప్పు కావాలి. ఈ రాఫెల్ ఒప్పందం కాంగ్రెస్ పార్టీ మీరు చేసిన కుంభకోణాలు, అవినీతి విసిగిన ప్రజలు మార్పు కోసం నరేంద్ర మోడీకి అవకాశం ఇస్తే ప్రజలు కాంగ్రెస్ యొక్క అవినీతి, కుంభకోణాలు, వారసత్వ రాజకీయాలు, బంధుప్రీతి పట్ల విసిగిన ప్రజానికం ఏ కోణంలో చూసినా కాంగ్రెస్ కుంభకోణాలే. ఈ యొక్క దేశ సంపదను కొల్లగొట్టినటువంటి ఈ కాంగ్రెస్ ప్రబుద్ధులు ఈ రోజు కొంతమంది జైల్లో ఊచలెక్కబెడుతున్నారు, కొంతమంది బెయిల్ మీద తిరిగి నరేంద్ర మోడీ మీద, బీజేపీ మీద బుద్ధ జల్లే కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నారు. మధ్యవర్తి ఎవరు సంబంధం లేకుండా, దళారీతో సంబంధం లేకుండా ఈ రఫేల్ ఒక నిర్ణయంగా కొనుగోలు చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ఎవరి కూడా యొక్క పైస కూడా ముట్టింది లేదు. ఈ మాట భారతీయ జనతా పార్టీగా నేను కాదు, సుప్రీం కోర్టు స్వయానా చెప్పింది. రఫేల్ కుంభకోణం కాదు అని స్పష్టం చెప్పిన తర్వాత ఎక్కడ నరేంద్ర మోడీ గారికి మంచి పేరు వస్తుందో అని చెప్పి ఎన్నికలు ఉన్నాయని చెప్పేసి మళ్ళీ దీని మీద రివ్యూ పిటిషన్ చేయడం జరిగింది. కాంగ్రెస్ పార్టీని చిత్తుగా ఓడించారు. అయినా కూడా ఈ కాంగ్రెస్ నాయకులు బుద్ధి రాలేదు, ఇంకా అబద్దాల ప్రచారాలతో ముందుకు వెళ్తా ఉన్నారు. మొన్న సుప్రీం కోర్టు రివ్యూ పిటిషన్ లో రాహుల్ గాంధీకి చురుకబెట్టడం జరిగింది. నువ్వు అబద్దాలు ఆడుతున్నావు, సుప్రీంకోర్టు చెప్పిన తర్వాత కూడా ఇటు ప్రచారాలు తప్పు, మంచిది కాదని చెప్పిన తర్వాత కూడా ఈ రోజు నోరు కూడా అదుపులో పెట్టుకోని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు చెప్పినటువంటి సందర్భంలో ఈ రోజు భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తా ఉంది. దేశంలో ఉన్నటువంటి ఒక అందరికీ మీరు క్షమాపణ చెప్పాలి, ముఖ్యంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రధానమంత్రి గారికి మీరు క్షమాపణ చెప్పాలని చెప్పేసి భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తూ దేశవ్యాప్తంగా ఈ కార్యక్రమం. केरला पुलिस में ग्रुप में शामिल 3 खवातीन को उनके शनाख्ती कार्ड्स की तनखीद के बाद साबरीमला मंदिर में पूजा के लिए दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। मंदिर की रिवायत के मुताबिक 10 था 50 साल की उम्र की खवातीन को मंदिर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाती। साबरीमला मंदिर फेस्टिवल का इतवार को 5 बजे शाम सरकारी तौर पर आगाज़ हुआ, जो 2 माह तक जारी रहेगा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले 3 खवातीन आज साबरीमला मंदिर पहुंचे, जो एक ग्रुप का हिस्सा थी। पुलिस ने उन्हें तलाशी लेने के लिए रोक दिया। ज़राए ने बताया कि इन 3 खवातीन को ग्रुप से अलहदा कर दिया गया, क्योंकि पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि उन खवातीन की उम्रें 10 था 50 साल के दरमियान होंगी। ज़राए के मुताबिक इन खवातीन को मंदिर की रिवायत से वाकिफ़ करवाया गया, जिन्होंने अपनी वापसी पर रजामंदी जाहिर कर दी। ग्रुप की दूसरी खवातीन को मंदिर में जाने की इजाज़त दी गई। 500 रुपये की वसूली की एक तनाज़े में निज़ामाबाद में एक शख्स के बहिमाना कत्ल की वारदात पेश आई। फोर्ट टाउन पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े मोहल्ला पुलांग की पाई गली में आज सुबह एक नाश की दस्तियाबी की तला मकामी आवाम ने पुलिस को दी। बाद इस नौजवान की 28 साल फिरोज साकिन 50 क्वार्टर नागरम के हिस्से से शनाख्त की गई, जो हम्माल का काम करता था। मकतूल की वालदा ने बताया कि जुमे की शाम 3 नौजवान उनके मकान पहुंचे और फिरोज के ताल्लुक से मालूमात हासिल करते हुए बताया कि उससे 500 रुपये वसूल होने हैं। रकम की अदम अदायगी पर जान से मार देने की धमकी दी गई। मकतूल की वालदा ने इरफान और उसके 2 साथियों पर कत्ल में मुलविस होने का शुबा जाहिर किया। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस निज़ामाबाद श्रीनिवास कुमार ने सर्कल इंस्पेक्टर सत्यनारायण के साथ मकाम वारदात का मुआयना किया और कातिलों की गिरफ्तारी के लिए CCTV कैमरों के फुटेज हासिल किए जा रहे हैं। मकतूल के भाई जाफर की शिकायत पर एक केस दर्ज कर लिया गया। फिरोज के अफराद खानदान ने 3 मुलजिमीन की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए सरकारी दवाखाने पर एहतजाज किया, जहां नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया गया। मकामी कायदीन मजहर पटेल, साबिक कॉरपोरेटर अरशद पाशा, सदर इब्तदाई मजलिस डिवीज़न 7 और दूसरों ने पुलिस ओहदेदारों से बातचीत की। बताया गया कि फिरोज शंकर सामेल में हम्माल के तौर पर काम करता था और इरफान से उसकी दोस्ती थी। इरफान के खिलाफ साबिक में भी कत्ल और जराइम के दूसरे मुकदमात दर्ज किए गए थे और उसे जेल की सज़ा भी हुई थी। पाई गली में कत्ल की इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मकतूल के पसमानदगान में बेवा के अलावा 2 बेटे शामिल हैं। चौथी जमात के तालिब इल्म को बुरी तरह पीटने की वजह से खानगी स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है। पुलिस राय ने यह बात बताई। इंस्पेक्टर A
वेंकटैया ने बताया कि हमने स्कूल प्रिंसिपल कृष्णा कुमारी के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 323 के तहत एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुतासरा तालिब इल्म के अफराद ख़ानदान के मुताबिक तालिब इल्म क्लासरूम में अपने लंच बॉक्स में से खाना खाने पर उसके जमात के साथियों ने प्रिंसिपल से शिकायत कर दी, जिस पर प्रिंसिपल ने तालिब इल्म के पेट और पीठ पर घूंसे मारने लगा। मुतासरा लड़के के दादा ने बताया कि हमें तकरीबन 11 बजे स्कूल से फ़ोन आया कि उनके लड़के की तबीयत ख़राब हो रही है और खैब कर रहा है। इसके बाद फ़ौरन वो स्कूल पहुंचे, जिस पर लड़का खूब रो रहा था। उसने बताया कि प्रिंसिपल कृष्णा कुमारी ने उसे बहुत मारा। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर महकमे कस्टम्स की एक टीम ने भारी मिकदार में ड्रोन कैमरों को जब्त किया। महकमे कस्टम्स के एक ज़राए के मुताबिक एक शख्स जुमे के रोज़ हांगकांग से दिल्ली पहुंचने के दौरान जब वो ग्रीन चैनल से गुजर रहा था, उस वक्त मस्कुरा टीम ने इसको रोक लिया। मुलजिम के सामान से भारी मिकदार में ड्रोन, मोबाइल फ़ोन्स और मेमोरी कार्ड्स बरामद हुए थे। तफ्तीश के दौरान मस्कुरा मुलजिम ने इतराफ़ किया कि वो मेमोरी कार्ड्स की तस्करी हांगकांग से पहले कर चुका है और 10,000 मेमोरी कार्ड्स ला चुका है। जब्तशुदा सामान की कीमत 26 लाख रुपए के करीब है। उनमें 10,000 मेमोरी कार्ड्स, 5 से 6 मोबाइल फ़ोन, 4 DJI ड्रोन्स और 4 MI ड्रोन्स शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अयोध्या मुतनाज़ अराज़ी पर दिए गए फैसले के बाद सोशल मीडिया पर सयाल अंगेज पोस्ट डालने के इल्ज़ाम में 3 अफराद को शामली पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अजय कुमार ने बताया कि कोतवाली केराना इलाके के महल्ले अलका बाशिंदा सादिक, उसके साथी आसिफ और इजराइल पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अयोध्या फैसले के बाद सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ पोस्ट डाली थी। मुलजिमों ने SDPI तंजीम से जुड़ने की भी अपील की थी। उन्होंने बताया कि मुलजिमों की यह सरगर्मी शामली पुलिस की खुफिया नज़रों से नहीं बच सकी। मामले में केराना कोतवाली के SI धर्मेंद्र सिंह यादव की जानिब से तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया और मुलजिमों को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज और काबिल एतराज़ पोस्ट डालने वालों पर पुलिस की नज़र है। महाराष्ट्र में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। रियासत में सदर राज नाफिज होने के बाद भी इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जारी है। एक के बाद एक बीजेपी पर हमले बोल रहे हैं। शिवसेना लीडर संजय रावत ने हफ्ते को शायराना अंदाज में जवाबी हमले किए। रावत ने हफ्ते को ट्वीट करते हुए लिखा कि यारों नए मौसम ने यह एहसान किया है, याद मुझे दर्द पुराने नहीं आते। दरअसल बीजेपी और उसके हामी शिवसेना रहनुमाओं की जानिब से पार्लियामेंट से लेकर पब्लिक फोरम में दिए गए बयानात को याद दिला रहे हैं। इसमें खास तौर पर वो बयान शामिल हैं जिनमें संजय रावत, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने NCP और कांग्रेस पर हमला बोला है। माना जा रहा है कि शिवसेना लीडर ने उसी का जवाब दिया है। वहीं इससे पहले रावत ने लिखा था, बंधे हैं हम इसके, हम पर किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर। रावत के इस ट्वीट को तीनों जमातों के दरमियान हुकूमत तश्कील पर बातचीत से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि बीजेपी शिवसेना के दरमियान इख्तिदार में बराबर की शिराकत और वज़ीर आला के ओहदे को लेकर रस्साकशी की वजह से महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 22 दिन से नई हुकूमत का क़याम नहीं हो सका। इंतखाबात के नतीजे आने के बाद से ही संजय बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि वज़ीर आला होगा तो शिवसेना का ही होगा। गोवा में हिंदुस्तानी बहरिया का MiG-29 के जंगी तैयारे ट्रेनिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया। राहत की बात यह है कि दोनों पायलट महफूज तौर पर बाहर निकलने में कामयाब रहे। ये जंगी तैयारा ट्रेनिंग के लिए था। कहा जा रहा है कि ट्रेनिंग के दौरान अचानक इंजन में आग लग गई। MiG-29 के जंगी तैयारे पर 2 पायलट कैप्टन शिवखंड और लेफ्टिनेंट कैप्टन M शिवखंड ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे। हादसे के बाद जाए वाक़े पर आग की लपटें देखी गई। अयोध्या तनाज़े पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद तामीर के लिए जिस 5 एकड़ अराजी को देने की हुकूमत को हिदायत दी थी, इसके लिए सरकारी अराजी की तलाश शुरू कर दी गई है। ताहम हुक्काम फिलहाल इस मामले पर सरकारी तौर पर बयान देने से गुरेज कर रहे हैं। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक ज़बानी हुक्म दिए जाने के बाद तहसील के लेखपालों को इस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तहसील ज़राए के मुताबिक नुमाया मकाम पर मस्जिद तामीर के लिए 5 एकड़ सरकारी अराजी हासिल करना बहुत मुश्किल है। इससे पहले राम का देव खामद मुजस्समा नस्ब करने में भी यही मुश्किल पेश आई थी, जिसके बाद इस काम के लिए मीरापुर मांझा नामी गांव का इंतखाब किया गया था।
वहां के किसानों से तबादला ख्याल किया जा रहा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को खुद ही अराजी की ज़रूरत है। इस सूरत हाल में ऐसी कई मुश्किलात हुकूमत के सामने हैं जो 5 एकड़ अराजी की खरीदारी में रखना अंदाजी कर रही हैं। दरियासना कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अदालती फैसले के बाद खुद आगे आ रहे हैं और ज़मीन देने की पेशकश कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक मीर बाकी के रिश्तेदार भी मस्जिद के लिए जगह देने की पेशकश कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि मीर बाकी मुग़ल बादशाह बाबर के सिपह सालार थे और उन्होंने ही अयोध्या में बाबरी मस्जिद की तामीर कराई थी। मीर बाकी के ख़ानदान से वाबस्ता रज़ी हसन ने सभी से अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम किया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर हुकूमत मस्जिद तामीर के लिए पहल करती है तो वो सहवाना गांव में अराजी देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी अदालत के फैसले सुनाने के बाद अब बातों का वक्त ख़त्म हो गया है, अब कुछ करने का वक्त आ गया है। इसी सूरत हाल में सबको इस हिस्सास मसले के लिए आगे आना चाहिए और मिलकर इस मामले को निपट लेना चाहिए। एक निजी स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर संजय तिवारी भी अपनी ज़मीन देने के लिए आगे आए हैं। उनकी ज़मीन 14 कोसी परिक्रमा के करीब है। उनका कहना है कि अगर हुकूमत चाहे तो उनकी ज़मीन मस्जिद के लिए इस्तेमाल कर सकती है। तहसील सोहालवाल के मुस्तफ़ाबाद के रिहायशी राज नारायण दास ने भी मस्जिद की तामीर के लिए 5 एकड़ अराजी का अतिया करने की तजवीज़ पेश की है। उन्होंने बताया कि उनकी अराजी तहसील सोहावल के गांव मुस्तफ़ाबाद में है। राज नारायण ने कहा कि हुकूमत हमसे ये ज़मीन मुफ्त में लेकर मस्जिद के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड के हवाले सौंप दे। इसके लिए मैं जल्द ही ज़िला मजिस्ट्रेट से मुलाकात करके ज़मीन को अतिया करने की तजवीज़ पेश करूँगा। उधर सुन्नी वक्फ बोर्ड इस मामले पर कानूनी राय लेने जा रहा है। ज़मीन पर मस्जिद की तामीर के अलावा फलाह बहबूद के मज़ीद क्या काम हो सकते हैं, इसका फैसला कानूनी राय के बाद किया जाएगा। मुल्क की मईशत बहुत ख़राब हालात में पहुंच गई है और मोदी हुकूमत गलत फहमी पैदा करने के लिए आदाद शुमार छुपा रही है। सारिफ खर्च में ज़बरदस्त गिरावट की मीडिया रिपोर्टों के बाद हुकूमत ने जुमे को कहा कि वो 2017-18 के लिए कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे जारी नहीं करेगी क्योंकि रिपोर्ट में कुछ खामियां हैं। इससे कबल बिजनेस स्टैंडर्ड ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि गुज़िश्ता 4 दहाइयों में पहली बार सारिफ खर्च यानी कंज्यूमर एक्सपेंडिचर में गिरावट हुई है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO के दस्तावेज़ों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में इसके पीछे दही सारिफिन की डिमांड में कमी को बड़ी वजह बताया है। NSO की लीक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दही तलब में सुस्ती के सबब 4 दहाइयों में पहली बार 2017-18 के दौरान सारिफ खर्च में गिरावट आई है। NSO ने सर्वे जुलाई 2017 और जून 2018 के दरमियान किया था। वाज़ेह रहे कि इस दौरान GST नाफिज हुई थी और कुछ महीने पहले ही नोटबंदी का भी ऐलान हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 में हर महीने एक शख्स के ज़रिए खर्च औसत रकम में माफ़ कीजिएगा ज़रिए खर्च औसत 3.7 रकम में 2011-12 के मुकाबले 3.7% की कमी आई है। 2017-18 में ये रकम 1446 रुपये रही जबकि 2011-12 में 1501 रुपये थी। गांव में सारिफ खर्च में 8.8% की गिरावट आई है। शहरों में ये 6 साल की मुद्दत में 2% बढ़ा है। सारिफ खर्च में कमी गरीबी बढ़ने की तरफ इशारा करती है। मोदी हुकूमत ने पार्लियामेंट को बताया था कि वो सर्वे से जुड़े आदाद व शुमार को जून 2019 में बरसरे-आम करेगी, लेकिन उसे इस दौरान भी जारी नहीं किया गया। लीक डेटा पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने कहा कि डाटा के फिर से रिव्यू करने के लिए खुसूसी अमल इख्तियार किया जाता है जिसमें हर पहलू का संजीदगी से जायज़ा लिया जाता है। पहले सभी सर्वे रिपोर्ट को इकट्ठा किया जाता है और बाद में सही और संजीदा जायजे के बाद उसे जारी किया जाता है। इस लीक रिपोर्ट की बुनियाद पर कांग्रेस पार्टी ने मोदी हुकूमत को घेरा है। जुमे को राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा था कि मोदी हुकूमत में मुल्क की मईशत चरमरा गई है, हुकूमत अपनी ही आदाद शुमार छुपा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा था कि मोदी हुकूमत आवाम को गरीबी में धकेलने की तारीख बना रही है। दही इलाकों में लोग ज़्यादा परेशान हैं, हुकूमत झूठे दावे कर रही है। अगर ये दावे सही हैं तो NSO की रिपोर्ट जारी कीजिए, सच लोगों के सामने आ जाएगा। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कैंपस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा लगाने पर तंज किया और कहा कि मदन मोहन मालवीय के इस कैंपस में संघ की शाखा कानून की खिलाफ वर्जी है। प्रियंका गांधी ने हफ्ते को ट्वीट किया कि मालवीय जी के आंगन में शाखा का क्या काम है, सारे कानून तोड़ना RSS का काम है।
मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर के तीनों साबिक वज़राए आला को नज़रबंद रखना चाहिए, अगर इससे वादी कश्मीर में अमन व अमान बरकरार रहने में मदद मिलती है। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़राए आला फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की नज़रबंदी का जिक्र करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अगर वादी में सूरत हाल पुरअमन है क्योंकि उन्हें हिरासत में लिया गया है तो बेहतर है कि वो नज़रबंद रहे। डॉक्टर सिंह ने इन बातों का इजहार जम्मू खित्ते में 2 रोज़ा इलाकाई कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करने के बाद अफसरान से खिताब करते हुए किया था। 2 रोज़ा इलाकाई कॉन्फ्रेंस में जम्मू खित्ते में बेहतर हुक्मरानी के तरीक़ों के निफाज पर तवज्जो दी जाएगी। बता दें कि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत आर्टिकल 370 की मनसूखी से कबल जम्मू कश्मीर में हिंद नवाज सियासी जमातों के सीनियर कायदीन, जिनमें 3 साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला और PDP की सदर महबूबा मुफ्ती को नज़रबंद रखा गया। वज़ीर दाखिला अमित शाह का कहना है कि तीनों वज़राए आला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत नज़रबंद किया गया है। इस एक्ट के तहत किसी भी शख्स को 6 माह से 2 साल तक बगैर मुकदमा चलाए नज़रबंद किया जा सकता है। गुज़िश्ता रोज़ जम्मू कश्मीर की साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को चश्मे शाही की एक सरकारी इमारत से मौलाना आज़ाद रोड पर वाक़ बैंकेट हॉल मुंतकिल किया गया। काबिल ज़िक्र है कि इंतज़ामिया ने उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को सरकारी रिहाइश गाहें भी खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। दोनों साबिक़ वज़राए आला को श्रीनगर में सरकारी बंगले अलॉट किए गए थे। एक तरफ जहां हाल ही में मुल्क और दुनिया में बाबा कौम महात्मा गांधी की 150वीं यौम पैदाइश मनाई गई, वहीं दूसरी तरफ हिंदू महासभा ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गांधी के कातिल नाथूराम गॉडसे का मुबैना बलिदान दिवस यौम कुर्बानी मनाया और उसकी पूजा भी की गई। हिंदू महासभा ने यह मुतालबा भी किया कि गॉडसे की तारीख को स्कूली निसाब में शामिल किया जाना चाहिए। उधर कांग्रेस पार्टी ने हिंदू महासभा के इस अमल की मजम्मत की है और बीजेपी से वजाहत तलब की है। इतलात के मुताबिक हिंदू महासभा कारकुनों ने जुमे के रोज़ ग्वालियर में वाक़ उनके दफ्तर में नाथूराम गॉडसे का 70वां मुबैना बलिदान दिवस मनाया, उसकी पूजा की और इंतज़ामी अमले को एक मकतूब भी पेश किया। इस मकतूब के ज़रिए यह मुतालबा किया गया कि नाथूराम गॉडसे के आखिरी वक्त की तकरीरों को आम किया जाए और उन्हें मध्य प्रदेश के स्कूली निसाब में भी शामिल किया जाए। हिंदू महासभा के अहदेदारों का कहना है कि गांधी की वजह से ही मुल्क तकसीम हुआ और उसकी वजह से ही नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी का कत्ल किया था। हिंदू महासभा के कारकुनों ने गांधी को सबसे बड़ा गद्दार जबकि गॉडसे को मुहिब्बे वतन करार दिया। वो कहते हैं कि भगवान श्री राम ने रावण को मारा था और श्री कृष्ण ने कंस को मारा था, उसे तारीख में पढ़ाया जा सकता है, फिर नाथूराम गॉडसे की तारीख को क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता। हिंदू महासभा ने तहसीलदार के R.K. खरे को इस मंशा का एक मकतूब भी पेश किया। कांग्रेस ने गॉडसे का बलिदान दिवस को मनाने पर हिंदू महासभा की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। पार्टी के रियासती तर्जुमान अजय यादव ने कहा कि हिंदू महासभा का ये अमल इंतहाई काबिल मजम्मत है। ये मुल्क गांधी के उसूलों पर चलता है, इस मुल्क को गांधी ने आज़ाद कराया था, हुकूमतें गांधी के उसूलों पर चलती हैं। बीजेपी को वाजे करना चाहिए कि वो इन लोगों के साथ खड़ी है या फिर उनके खिलाफ है। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने मीडिया से कौमी मफाद में आज़ाद, गैर जानिबदार और मुतवाज़न खबर देने और समाजी मसाइल के ताल्लुक से अवाम में बेदारी लाने की गरज से मुहिम चलाने की अपील की। वेंकैया नायडू ने यहाँ कौमी प्रेस डे पर मुनक़िद तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तहरीक आज़ादी के दौरान सहाफ़त मिशन और इस दौरान उसने बहुत अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि मिशन अब कमीशन हो गया है। उन्होंने कहा कि सहाफ़त कौमी मफादात, मुल्क के इत्तेहाद व सालमियत और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को ध्यान में रख कर आज़ादाना और ज़िम्मेदाराना ढंग से की जानी चाहिए। ख़बरों को ख़बरों की शक्ल में पेश किया जाना चाहिए, उसकी तशरीह नहीं की जानी चाहिए। जमहूरियत में प्रेस को इज़हार ख़याल की आज़ादी है, लेकिन ख़बर देने के बाद ही उसकी तशरीह की जानी चाहिए। Distinguished awardees who have been recognized today by the Press Council for their prestigious, meaningful and constructive contribution to the cause of journalism, media and the common good of the country. And members of the Press Council of India, friends from the media, brothers and sisters, I am extremely delighted to be amidst you all and share my views on the occasion of National Press Day, which symbolizes the important role played by a free and responsible press. Free and responsible press.
It was on this day in 1966, the Press Council of India, a quasi-judicial body, started functioning as a watchdog body. I am happy that several journalists in different areas are being honored for excellence in journalism today. My congratulations to all the winners. My dear sisters and brothers, ever since the launch of the first newspaper in India, the Bengal Gazette, by James Augustus Hickey in 1780, the press has been playing an outstanding role in empowering the people. The press played a pioneering and stellar role in inspiring the masses to fight against the British during the freedom struggle and in strengthening the democratic foundations in the country since independence. The nationalist role played by the newspapers and journals contributed in no small measure to influencing and molding the public opinion during the freedom struggle. However, during the emergency, barring few exceptions like the Indian Express, the Statesman, the Mainstream and some more newspapers, the response of the Indian press by and large was muted during the emergency. The blank editorial published by the Indian Express during the emergency under the leadership of Sri Ramnath Goenkaji was perhaps one of the strongest protests ever published against censorship in India. It spoke more loudly than any words could have. When asked about his fight for सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल के हिंदुस्तान में कायम मुतअद्दिद दफातर पर छापे मारे। CBI ने इस बैनुल अक़वामी तंजीम पर गैर मुल्की इमदाद के क़वानीन की मुबैना खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद करते हुए ये कार्रवाई की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के बयान के मुताबिक CBI ने जुमा 15 अक्टूबर को हिंदुस्तान के जनूबी शहर बेंगलुरु में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एमनेस्टी इंटरनेशनल ट्रस्ट के दफातर में छापे मारने के बाद उनकी तलाशी ली। बिहार के मोतिहारी वाक़ई सुगोली में एक NGO के बावर्ची खाने में अली सुबह धमाका हुआ। धमाके में 5 लोगों की मौत हो गई और 5 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो गए। पाइप से घरों में आने वाले पीने के पानी की मियार की जांच में मुंबई का पानी सबसे अच्छा पाया गया, जबकि दिल्ली में कई मकामात पर पानी पीने के लायक नहीं है। खुराक और सारिफीन उमूर के वज़ीर रामविलास पासवान ने आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो ने दिल्ली के अलावा 20 रियासतों की राजधानियों में पीने के पानी के नमूनों की जांच कराई है। उनमें मुंबई के पीने का पानी का नमूना सबसे बेहतर पाया गया। गाज़ा में जुज़वी फायरबंदी का कमज़ोर माहिदा 2 रोज़ से नाफिजुल अमल है, लेकिन एक ज़राए से पता चला है कि इजरायली फ़िज़ाई हमलों में गाज़ा पट्टी में फ़लस्तीनी ग्रुपों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अलावाजी हमास के ठिकानों पर भी हमले किए गए, जिनमें पुलिस का एक सदर दफ्तर शामिल है। इजरायली तैयारों ने गाज़ा पट्टी के शुमाल में हमास के अस्करी विंग अल क़िसाम ब्रिगेड के ठिकाने पर 6 और गाज़ा के शुमाल मगरिब में अल क़िसाम के बहरी फोर्सेस के ठिकाने पर 9 मिसाइल दागे। इसके अलावा इजरायली तैयारों ने गाज़ा पट्टी के शुमाल में भी मज़ाहमती तंजीम के एक ठिकाने को कई मिसाइलों से निशाना बनाया। इससे कबल इजराइल के जनूबी शहर बैरुसबा में दिफाई निज़ाम आयरन टूम्ब ने 2 रॉकेटों को फ़िज़ा में तबाह कर दिया। इस दौरान मज़कूरा शहर और उसके अतराफ ख़तरे के सायरन बजाए गए हैं और लोगों में बदहवासी का आलम देखा गया है। याद रहे कि मौजूदा कशीदगी ने मंगल को अली सुबह उस वक्त जन्म लिया था जब क़ाबिज़ इजरायली फ़ौज ने गाज़ा शहर के मशरिक़ में इस्लामी जिहाद तंजीम के अस्करी विंग अल कुदस ब्रिगेड्स के कमांडर बहा अबुल अता के घर को निशाना बनाया था। अल शुजाया के इलाके में होने वाले इस हमले में अबुल अता अपनी बीवी अस्मा समेत जाँ बहक हो गया, जबकि 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। इजरायली फ़ौज के बयान में अबुल अता को हालिया चंद माह के दौरान इसराइल पर रॉकेट दागने की कार्रवाइयों का जिम्मेदार ठहराया गया था। इसराइल और गाज़ा पट्टी के बीच इस काबिल ज़िक्र कशीदगी में शिद्दत आने के बाद मिस्र ने हालात को मामूल पर लाने के लिए फायरबंदी की कोशिशें की। इसी तरह यूरोपीय यूनियन ने भी जारहियत का सिलसिला जल्द और मुकम्मल तौर पर रोकने का मुतालबा किया ताकि इसराइल और गाज़ा पट्टी में रॉकेट हमलों और फ़िज़ाई यलगारों का सिलसिला थम सके।
सऊदी अरब की एक अदालत ने माली और इंतजामी बदनवानी में मुलविस 5 ओहदेदारों को कौमी वसाइल बर्बाद करने, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल, कौमी इमलाक में गैर कानूनी तसर्रुफ, सरकारी मुलाजिमतों की खरीद व फरोख्त और दीगर गैर कानूनी इक़दामात पर 32 साल कैद और 90 लाख रियाल के बराबर जुर्माने की सज़ा सुनाई। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रोसिक्यूटर जनरल ने करप्शन में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ 300 शवाहिद जमा किए, जिसके बाद उनके खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद की गई। मुलजिमान को 32 साल कैद और भारी जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि बदनवानी के इल्ज़ामात के तहत सज़ा पाने वालों पर रिश्वत वसूल करने, जालसाजी, धोखाधही, अपने सरकारी ओहदों और मनासिब का नाजायज़ इस्तेमाल करने, मुलाजिमतों के लिए लेन देन करने के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। इस केस के मरकज़ी मुलजिम को 12 साल कैद और 1 मिलियन रियाल से ज़ायद की रकम बतौर जुर्माना जमा करने का हुक्म दिया गया है। शाम के शुमाली शहर अलबाब में एक कार बम धमाके में 9 शहरियों समेत 14 अफराद हलाक हो गए हैं। इस सरहदी शहर पर तुर्की की फ़ौज का कंट्रोल है। बरतानिया में कायम शामी रसदगाह बराए इंसानी हुकूक ने इतला दी कि हफ्ते के रोज़ इस कार बम हमले में एक बस और टैक्सी स्टैंड को निशाना बनाया गया है। फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हुआ कि यह बम धमाका किस ग्रुप ने किया और ना किसी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। इस वाक़े के बाद तुर्की के सरकारी मीडिया ने 10 अफराद की हलाकत की इतला दी। तुर्की और उसके हामी शाम के बागी ग्रुपों ने 3 फौजी कार्रवाइयों के बाद जंगज़दा मुल्क के सरहदी इलाके में अलबाब समेत मुतअद्दिद शहरों और कस्बों पर कब्जा कर रखा है। तुर्की की फ़ौज ने 2016, 2018 और 2019 में 3 मरतबा शाम के शुमाल मशरक़ी और शुमाल मगरबी सरहदी इलाके में कुर्द मलेशिया YPG के खिलाफ कार्रवाई की है। इसने हालिया कार्रवाई अक्टूबर में की थी और 5 रोज़ के बाद कुर्द मलेशिया और तुर्क फ़ौज के दरमियान जंग बंदी हो गई थी। तुर्की की इस फौजी दरअंदाजी का मकसद शाम के सरहदी इलाकों में एक महफूज जोन का क़याम है। इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद में हफ्ते को अली सुबह होने वाले कार बम धमाके के नतीजे में एक शख्स हलाक जबकि कम से कम 20 जख्मी हो गए। हफ्ते के रोज़ अली सुबह बगदाद में तहरीर स्क्वायर के करीब हुए एक धमाके में एक शख्स हलाक और 20 दीगर जख्मी हो गए। ये धमाका कार के अगले पहियों के दरमियान नस्ब एक देसी साख्ता बम फटने से हुआ। एक सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि तहरीर स्क्वायर के मशरिक में 4 सूती बम फटे। इनमें से 3 अलकीलानी गैस स्टेशन, चौथा एक कार के ईंधन की टैंक के नीचे एविएशन यार्ड में फटा, जिसके नतीजे में आग भड़क उठी। एक सिक्योरिटी जरिए ने मीडिया को बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बम धमाकों के वाक़यात की तहकीकात शुरू कर दी हैं। इतलात के मुताबिक शहरी दिफा की टीमें और मुजाहिरीन धमाके की जगह आग बुझाने और मुतासरीन को बचाने के लिए पहुँच गए। ज़राए ने बताया कि बम धमाकों के बावजूद मुजाहिरीन की जाए वक़ूफ़ पर मुसलसिल आमद जारी है। दरीसना इराक़ में इंसानी हुकूक की पार्लिमानी ग्रुप ने बगदाद में होने वाले कार बम धमाके को ख़तरनाक पेशरफ्त करार दिया। इंसानी हुकूक ग्रुप ने मुजाहिरीन को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। पार्लिमानी इंसानी हुकूक ग्रुप का कहना है कि इराक़ में बाज़ अनासिर मुजाहिरों की आड़ में मुल्क को बदामनी से दो चार करना और मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना चाहते हैं। जुमे के रोज़ पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान होने वाले तसादुम के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद हलाक और ज़ख्मी हो गए थे। तभी ज़राए के मुताबिक जुमे के रोज़ पुलिस और मुजाहिरीन में उस वक्त झड़पें शुरू हुई जब पुलिस ने दारुल हुकूमत में रुकावटें हटाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। झड़पों के नतीजे में 2 अफराद हलाक और 25 जख्मी हो गए। नाज़रीन, आखिर में एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आरटीसी मुलाजमीन का बस रोको एहतजाज, सैकड़ों गिरफ्तार। जेसी कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी ने शुरू की भूख हड़ताल। टीआरएस एमएलसी राजेश्वर रेड्डी फार्मर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन नामजद। ज़राअत पर अगले 3-4 दिन में मुनक्किद होगा आला सतही इजलास। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आगे की कार्रवाई तय करने इतवार को होगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास। मुल्क की बिगड़ती मईशत पर बीजेपी हुकूमत के खिलाफ 30 नवंबर को कांग्रेस निकालेगी भारत बचाओ रैली। और हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को पहले क्रिकेट टेस्ट के तीसरे ही दिन इनिंग्स और 130 रनों से शिकस्त देकर 2 मैचों की सीरीज में 0-1 की बढ़तरी हासिल कर ली। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।